हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 9 की प्रश्नावली 10.1 का सॉल्यूशन। इससे पिछली वीडियो मैंने आपको ये पूरा जो चैप्टर है ना विद अच्छे से क्लियर किया था। मतलब इस चैप्टर का एकदम निचोड़ मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में। हर एक परिभाषा, हर एक प्रमेय, सारी की सारी प्रमेय आपको समझाई थी, है ना। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो बहुत सारे बच्चों से तो ये प्रश्नावली सॉल्व हो गई होगी, है ना। किसी और की मदद की जरूरत नहीं थी। फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों ने वो वीडियो ना देखी हो, तो जरूर देख लेना। फिलहाल यहाँ पे शुरू करते हैं जो इसका पहला प्रश्न है इससे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया खाली स्थान भरिए। तो देखो जिसका पहला हिस्सा इसमें बोला गया वृत्त का केंद्र वृत्त के, फिर खाली स्थान दिया हुआ है में स्थित है। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला है बहिर्भाग, दूसरा है अभ्यंतर। मतलब हमें इतना बताना है कि जो वृत्त का केंद्र होता है वो वृत्त के बहिर्भाग यानी वृत्त की परिधि के बाहर स्थित होता है या फिर वो वृत्त के अभ्यंतर यानी वृत्त के अंदर होता है। तो हमें पता है यार कि ये देखो वृत्त है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र कहाँ होगा? वृत्त की परिधि के अंदर। जो वृत्त की परिधि के अंदर वाला क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं वृत्त का अभ्यंतर, है ना। तो ये अंदर ही तो स्थित है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि ये वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है यानी वृत्त की परिधि के अंदर स्थित होता है। कौन? केंद्र। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। अगले में बोला गया एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के, फिर खाली स्थान दिया गया है, में स्थित होता है। फिर से हमारे पास दो ऑप्शन है, बहिर्भाग या अभ्यंतर। क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। ये कह रहा है कि एक बिंदु है जो वृत्त के केंद्र से कुछ दूरी पे है, वो दूरी जो है वो त्रिज्या से ज्यादा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो वृत्त के बाहर निकल गया होगा ना, यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बहिर्भाग में स्थित है। फिर से समझ लो, ये समझो वृत्त है ना, ये समझो वृत्त है, ये उसका केंद्र है। अब मान लो कोई इसकी त्रिज्या लेते हैं, मान लो त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर एग्जाम्पल के लिए, है ना, कुछ भी हो सकती है। मान लो 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अब मैं कोई एक ऐसा बिंदु बनाऊं जो इस केंद्र से 2 से ज्यादा सेंटीमीटर पे हो, जैसे मान लो 4 सेंटीमीटर पे हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मुझे 4 सेंटीमीटर के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना भाई, है ना। यानी ऐसा कोई बिंदु जो इसकी त्रिज्या से अधिक दूरी पे होगा तो उसे तो बाहर निकल के ही बनाओगे, क्योंकि वृत्त के अंदर जो भी बनाओगे, ठीक है, वो 2 सेंटीमीटर की दूरी से कम तो होगा, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर वृत्त की त्रिज्या से ज्यादा दूरी पे कोई बिंदु है तो जाहिर सी बात है वो बाहर निकल गया है ना। जैसे 2 है और मान लो ये 4 की दूरी पे चला गया तो ये वृत्त के बाहर चला जाएगा यानी बहिर्भाग में चला जाएगा। यही बोला गया था। दोबारा से एक बार पढ़ देता हूं कि ऐसा बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी जो है वो त्रिज्या से अधिक है, तो जाहिर सी बात है त्रिज्या से अधिक जाओगे तो बाहर निकल जाओगे, यानी कि यहाँ पे हम बहिर्भाग पे टिक लगाएंगे, ठीक है। आप बहिर्भाग वहां पे लिख लेना, ठीक है। अगला क्या है? अगला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। तो ये तो हमें पता है यार, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। ये मैंने आपको याद करो पिछली वीडियो में पढ़ाया था, है ना। जिसको समझ में नहीं आया वो समझ भी लो, जिसको हो सकता है किसी ने पिछली वीडियो ना देखी हो। तो सबसे पहले समझो जीवा क्या होती है। जीवा का मतलब ये होता है कि आपने वृत्त लिया, वृत्त की परिधि पे आपको कोई 2 पॉइंट मिले और उनको आपने जोड़ दिया। तो वृत्त की परिधि के कोई 2 पॉइंट को जोड़ोगे तो एक यहाँ पे रेखाखंड मिलेगा, इसी को हम बोलते हैं जीवा। यानी जीवा एक ऐसा रेखाखंड होता है जो वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को जोड़ने से बनता है। अब जैसे मैं यहां से इन दोनों को जोड़ूं ये भी जीवा बनेगा, ठीक है ना। यहां से जोड़ूं ये भी जीवा बनेगा। सबसे बड़ी जीवा कब बनेगा? जब वो केंद्र से होता हुआ जाए। ये मान लो केंद्र है और केंद्र से होता हुआ गया, क्योंकि ये इन दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है जो कि परिधि पे है ये दोनों, तो ये भी जीवा है लेकिन ये केंद्र से जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो ये वृत्त का व्यास ही तो है, यानी कि वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या है अपने पास, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो चौथे में बोला गया एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हों। तो एक चाप क्या हो जाएगा जब इसके सिरे व्यास के सिरे होंगे? तो अर्धवृत्त हो जाएगा। पहले मैं लिख लेता हूं फिर समझाता हूं कैसे। देखो अर्धवृत्त कैसे हो जाएगा, पहले चाप समझो। चाप का मतलब होता है परिधि का कोई टुकड़ा। जैसे ये मैंने वृत्त बनाया, ये वृत्त की परिधि आपको दिख रही है, इसका मैं कोई टुकड़ा ले लूंगा तो वो एक चाप बन जाएगा। जैसे मैं इसको अलग कलर से इस पे शेड करता हूं, नीले से करते हैं। मान लो इसकी परिधि का मैंने सिर्फ इतना टुकड़ा लिया तो ये एक चाप है, बाकी जो लाल वाला बचा वो एक दूसरा चाप है, बड़ा चाप, है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस चाप के जो सिरे हैं वो व्यास के सिरे होने चाहिए। पहले मैं व्यास बना के दिखा देता हूं। ये मान लो व्यास बना दिया मैंने।
अब जो ये चाप है मुझे कितना बड़ा बनाना है कि इसके दोनों सिरे कहां पे रुके, व्यास पे आके रुके। देखो ये वाला सिरा मैंने व्यास से जोड़ दिया, ये वाला सिरा भी मैंने व्यास से जोड़ दिया। अब क्या हुआ मेरे पास, जो ये चाप है इसके सिरे व्यास के सिरे हो गए। भाई चाप कहां पे रुक रहा है, व्यास पे आके। चाप कहां से रुक रहा है, व्यास पे आके। यानी जो व्यास के सिरे थे वो चाप के सिरे हो गए। तो जो नीला वाला चाप आपको दिखाई दे रहा है यानी परिधि का टुकड़ा, ध्यान से देखो क्या बन गया, वो अर्धवृत्त, आधा वृत्त, इसीलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। देखो यार पिछली वीडियो जरूर देखना भाई, बहुत मेहनत से बनाई है, सारी चीजें क्लियर की है ना। काफी टाइम लगा, काफी मेहनत लगी कि सोचने में कि हम किस सीक्वेंस में मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊं, उसका इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो उसमें बहुत मेहनत की है मैंने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस वीडियो को देखोगे। और अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो यकीन मानो इस चैप्टर में कुछ है नहीं ज्यादा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखना। अगला क्या है, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्तखंड बोला गया है। तो मैंने देखो क्या बोला था, ये अपना अगर वृत्त है, ठीक है, तो इसका कोई एक जीवा ले लो। मान लो मैंने यहां पे इसकी एक जीवा ले ली, तो इसकी एक जीवा और ये वाला चाप, इसके बीच के क्षेत्र को बोलेंगे वृत्तखंड। ठीक है, ये छोटा है तो इसे लघु वृत्तखंड। और इसी तरह से अगर मैं इधर वाला चाप लूं, ठीक है, ये मैंने जीवा ली और इधर वाला चाप लूं, तो ये भी वृत्तखंड होगा, लेकिन ये बड़ा वाला है तो इसे दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। मतलब जो वृत्तखंड होता है वो किसके किसके बीच का भाग होता है, एक जीवा होती है और एक परिधि का टुकड़ा यानी चाप होता है ना। ये परिधि का टुकड़ा यानी चाप हुआ, ये जीवा हुई। तो चाप और जीवा के बीच का जो हिस्सा है वो वृत्तखंड होता है। तो वृत्तखंड एक चाप तथा एक जीवा के बीच का भाग होता है। समझ में आ गई बात। चलो अगला क्या है, अगला है अपने पास एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में बांटता है। ये तो मैंने बताया था यार, याद करो कितने भागों में बांटता है, 3 भागों में। कैसे, ये अपना वृत्त है, पहला भाग होगा जो इसके अंदर आ रहा है यानी अभ्यंतर, दूसरा भाग होगा जो इसकी परिधि के ऊपर है यानी जो नीला वाला आपको दिख रहा है इसी के ऊपर है, ना अंदर ना बाहर। तो पहला भाग हुआ अभ्यंतर, दूसरा हो गया वृत्त के ऊपर यानी परिधि के ऊपर, तीसरा हो गया जो बाहर वाला हिस्सा है वृत्त के बाहर, परिधि के बाहर जो है यानी बहिर्भाग। तो अभ्यंतर, वृत्त के ऊपर और बहिर्भाग 3 हिस्से हो गए। फिर से पहला हिस्सा अभ्यंतर, दूसरा हिस्सा परिधि पर, तीसरा हिस्सा बहिर्भाग। ठीक है, तो जिस तल पे होगा उसे 3 भागों में डिवाइड कर देगा। तो यार ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ये खाली स्थान वगैरह जो भी था ढिंका फलाना हो गया। चलो अगला देखते हैं, आगे क्या है, लिखिए सत्य या असत्य। ये प्रश्न संख्या 2 है भाई, ठीक है ना, यहाँ पे 2 कट गया है, याद रखना ये प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है ना। चलो क्या बोला गया यहाँ पे सत्य और असत्य लिखना है और अब उत्तर भी देना है कि भाई जो हम उत्तर दे रहे हैं उसका कारण क्या है, कारण भी देना है। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है, ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया है, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। सही बात है, तो यहां पे तो अपन लिख देंगे सत्य है भाई। सत्य क्यों है, क्योंकि परिभाषा ही यही है त्रिज्या की। देखो यार, ये मैंने बनाया एक वृत्त, ये है उसका केंद्र। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर वृत्त पर किसी बिंदु से, वृत्त पे कोई बिंदु ले लो, वृत्त पर कोई बिंदु ले लो और इसको केंद्र से मिलाओ। तो वृत्त पर कोई बिंदु लिया, इसको केंद्र पे मिलाया, तो जो ये रेखाखंड मिला इसी को त्रिज्या बोलते हैं, वही तो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो सत्य है क्योंकि त्रिज्या की परिभाषा यही है। ठीक, अगला क्या है, देखो अगला है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। हम बोलेंगे नहीं, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। अब ये असत्य कैसे है, इसका कारण लिख लेना आप। इसका कारण लिखना चाहो तो आप लिखोगे एक वृत्त में समान लंबाई की, परिमित की जगह लिख देना अपरिमित जीवाएं होती हैं। अपरिमित का यहां मतलब है कि अनगिनत जीवाएं होंगी, परिमित का यहां मतलब है सीमित, जिनको हम गिन पाए। ठीक है ना, यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं, परिमित का मतलब है कुछ ही होंगी जिनको हम गिन लें, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं होंगी जो बराबर लंबाई की होंगी एक ही वृत्त में, हम उनको गिन नहीं पाएंगे। क्यों होगा ऐसा, अगर आप समझना चाहो थोड़ी सा, ठीक है, जो मैं बोलना जा रहा हूं, अगर वो पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट फिर भी जिन्होंने देखी है उनके लिए, ठीक है, वैसे जिन्होंने नहीं देखी उनको भी समझ में आ जाएगा, मुझे भरोसा है खुद पे। ठीक है, बट आप ध्यान नहीं रखना। देखो होता क्या है,
ये है अपने पास एक वृत्त। अब इसकी कौन सी जीवाएं समान लंबाई की, जीवा समझ में आता है, अभी बताया था कि वृत्त पे कोई भी दो बिंदु लो, उनको मिला दो तो आपको एक जीवा मिलेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें ये दिखाना है कि जो समान लंबाई की जीवाएं हैं वो अनगिनत हैं, अपरिमित हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सीधी सी बात है कि मान लो मैंने यहां पर एक ये जीवा बनाई, मान लो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर मान लो, तो ये केंद्र से कुछ दूरी पे तो होगी। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो केंद्र से समान लंबाई पे जीवाएं होंगी उन जीवाओं की लंबाई आपस में समान होंगी। जैसे मान लो अगर ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो जो लंबाई इसकी होगी, अब मैं केंद्र से 5 सेंटीमीटर, यहां 5 सेंटीमीटर लिया, यहां एक जीवा बना दी, वही लंबाई इसकी होगी। केंद्र से मैंने 5 सेंटीमीटर इधर लिया, एक जीवा बना दी, ठीक है ना। मतलब अब मैं ऐसी बहुत सारी अनगिनत जीवाएं बना सकता हूं जो केंद्र से अगर दूरी नापी जाए तो 5-5 की दूरी पे होंगी। समझ में आ गया, क्योंकि यार 5-5 की दूरी तो आप इधर भी नाप सकते हो, इधर भी नाप सकते हो, इधर भी नाप सकते हो, इधर भी नाप सकते हो। हर जगह से आप एक एक जीवा खींचोगे तो आपको जीवाएं कितनी मिल जाएंगी, अनगिनत, जिनकी लंबाइयां बराबर होंगी। फिर से बोल रहा हूं, इसको अगर आपको अच्छे समझना है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि केंद्र से बराबर दूरी पे जो जीवाओं की लंबाई आएगी वो बराबर होगी। तो केंद्र से बराबर बराबर दूरी पे हम अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं यार। इधर भी 5 की दूरी पे खींच दी, इधर भी 5 की दूरी पे खींच दी, ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है ना। तो मतलब क्या कि अपरिमित रूप से अनेक जीवाएं हो सकती हैं जो केंद्र से बराबर दूरी पे हो, और बराबर दूरी पे होंगी तो उनकी लंबाई बराबर होगी, मतलब समान लंबाई वाली अपरिमित जीवाएं हो सकती है। जबकि यहाँ पे परिमित लिखा था इसीलिए वो असत्य हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे दोनों। अगला क्या है भाई, अगला है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, वृत्त का व्यास है। ठीक बात है भाई व्यास भी एक जीवा होता है, व्यास भी क्या होता है, एक जीवा, अभी समझाया था। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या से डबल होता है। तो सीधी सी बात है भाई, इसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होगी तो व्यास है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सत्य है, लिख दो, ठीक। अगला क्या है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का भाग होता है। नहीं, अभी हमने देखा था जीवा और चाप के बीच के भाग को हम वृत्तखंड बोलते हैं, जबकि यहाँ पे त्रिज्यखंड बोल दिया, तो ये असत्य हो गया। कारण में लिख सकते हो कि त्रिज्यखंड दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का भाग होता है। जो त्रिज्यखंड होता है वो एक त्रिज्या, दूसरी त्रिज्या और एक चाप, इसके बीच जो ये हिस्सा है इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड जो होता है वो दो त्रिज्याओं और एक चाप के बीच का भाग होता है, ना कि जीवा और चाप के, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। अगला क्या है, वृत्त एक समतलाकृति, हाँ वृत्त एक समतलाकृति है, ठीक है ना। इसमें गहराई नहीं होती है, ऊंचाई नहीं होती, आप लिख सकते हो हाँ सत्य है, क्योंकि वो एक समतल पर बना होता है, उसमें गहराई या ऊंचाई नहीं पाई जाती। तो वृत्त एक समतलाकृति है, ठीक बात है। तो ये जो प्रश्न है हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।